हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, ये आकर्षण का नियम है। क्लियर? तो आप क्या सोच रहे होगे कि मैं कुछ प्यार मोहब्बत की कुछ शायरियां लेके आया हूं? नहीं, इसी आकर्षण पे ही बेस्ड है कि आपका जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो थोड़ा संभल के होना चाहिए। ठीक इसी पे बेस्ड कुछ लाया हूं आपके लिए। बहुत बड़ों का साथ करना जरा संभल कर, बहुत बड़ों का साथ करना जरा संभल कर, दरिया समंदर में मिलके खो जाया करते हैं। दरिया समंदर में मिलके खो जाया करते हैं, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। समंदर से मिलने की ख्वाहिश थी और मिलके अपनी आइडेंटिटी ही वो खत्म कर गए। अब कोई दरिया नहीं देख रहा है। ठीक, दूसरा है कुछ, खुद को मनवाने का हुनर मुझे भी आता है, खुद को मनवाने का हुनर मुझे भी आता है, लेकिन मैं तो खुद हार कर, लेकिन मैं तो खुद हार कर दोस्तों को बादशाह बनाने का शौक रखता हूँ, लेकिन मैं तो खुद हार कर दोस्तों को बादशाह बनाने का शौक रखता हूँ। कैसा था? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए, अब मुखातिब होता हूँ मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। देखिए, चेकलिस्ट बना के तैयार है कि क्या क्या हम लोगों ने करना है। लॉ पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे। ठीक, जहाँ तक लॉ के स्टेटमेंट की बात है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, व्हेन टू पॉइंट masses are placed at a certain distance, when two point masses are placed at a certain distance, the gravitational force between them directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। ये मालूम आपको, ये मालूम, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जी का नाम भी आपको मालूम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर ये कैसे आ गया? G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। देखिए, थोड़ी क्लास 11th की स्टैंडर्ड की बात करूं मैं, अगर आपसे ये कह दिया कि टू बॉडीज आर मूविंग, टू बॉडीज आर मूविंग, कैन यू अप्लाई दिस लॉ? एस और नो कहने से पहले सोच लीजिए। बेटा देखो, अगर ये मासेस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस तरह जा रहे हैं, इनके बीच कांस्टेंट डिस्टेंस है, तभी तो लॉ लगा पाओगे। अगर आर चेंज होता रहेगा तो आप कैसे, कौन सा आर यूज करोगे? तो इफ द टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, डिस्टेंस कांस्टेंट तभी तो रहेगा ना भाई। डिस्टेंस तभी कांस्टेंट रहेगा जब सेम स्पीड से चलेंगे, दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो मेन बात क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। फिर आपसे पूछ लिया गया कि अच्छा, क्या ये भी जरूरी है, ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी रेस्ट पे हो और एक बॉडी चल रही हो? कहोगे नहीं यार, एक बॉडी रेस्ट पे है, एक चल रही है, तो डिस्टेंस तो नहीं कांस्टेंट है, कुछ खास बात है। हो सकता है एक बॉडी कहाँ है? सेंटर पे है। एक बॉडी कहाँ है? सेंटर पे है, आप देख रहे हो। दूसरी बॉडी, एक बॉडी सेंटर पे और दूसरी बॉडी इसके राउंड चल रही है। देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये बातें आप ध्यान रखना। असर्शन रीजन में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। आप क्लास 9th में आप ये सब पढ़े हो, इसमें हमें नहीं कुछ बताना है, छोटी छोटी बातें हैं। मैं कह दिया डिस्टेंस हाफ कर दिया, डिस्टेंस क्या कर दिया मैं? हाफ कर दिया। तो ऊपर क्या हो गया? ये 4 चला गया, 4g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, बड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं। तो फोर्स कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया ये। ठीक, तो बेसिक सा ये है, ये हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। अभी और पढ़ेंगे हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म में। प्रॉपर्टीज देखिए भाई, प्रॉपर्टीज इसकी क्या है?
पहले तो ये है कि जो भी फोर्स ऐसा होता है उसे क्या कहते हैं, इट इज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r²। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाला लॉ है ये, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच क्या मीडियम फील्ड है इस पर डिपेंड नहीं करता है। लिख लीजिए, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन द मासेस। बात आ गई समझ में। उन मासेस के बीच क्या मीडियम फील्ड है भाई, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक। बीच में पानी है तब भी वही होगा, हवा है तब भी वही होगा। क्लियर, ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, क्योंकि क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे उसके लिए बेस चैप्टर होता है बेटा। ये क्या चैप्टर होता है, उसका बेस चैप्टर होता है। ये पढ़ लिया आप, दो प्रॉपर्टी आप इसके देखे। और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्लियर। और ये सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स होता है। कहोगे सर इसका मतलब क्या, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये बेटा कि एक मास यहाँ रखे हो, दूसरा 5 मीटर पे चाहे यहाँ रखो, 5 मीटर पे 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 यहाँ रखो। अगर आप दूरी नहीं चेंज कर रहे हो तो फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये सेंट्रल फोर्स हो गया। आगे बात समझ में। म्यूचुअल फोर्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। दिस इज व्हाट, म्यूचुअल फोर्स। सर जी ये कौन सा फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। देखो बेटा लोग, m1 है, m2 है, kg है, ये कुछ भी है, डिस्टेंस इनके बीच r है, तो आप पढ़ लिए, रट्टा मार लिए, F = g m1 m2/r²। मैं पूछूं ये क्या है, कहोगे फोर्स है। हम भैया ये फोर्स किस पे लग रहा है, हवा पे लगा रहे हैं ये फोर्स कि किस पे लगा रहे हैं। आप कहोगे नहीं सर, यही फोर्स इस पे भी लग रहा है और यही फोर्स इस पे भी लग रहा है। यही ये इसको खींच रहा है, कितने से, इतने से, और ये इसको खींच रहा है, कितने से, इतने से। यही है म्यूचुअल फोर्स। जब दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं और उतना ही लगाती हैं। अब ये समझ में आ गया ये फोर्स की गहराई क्या है। यस सर, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन बोथ द बॉडीज। m1 is also acting on m2, m2 is also acting on m1। बात आ गई समझ में। तो ये म्यूचुअल फोर्स का मतलब था, ध्यान देना, बहुत खतरनाक बात है ये। बच्चे से पूछा था ये भैया फोर्स किस पे लग रहा है, खूब न्यूमेरिकल लगा है सब कुछ के, लेकिन सोचे नहीं यार ये फोर्स तो दोनों पे उतना उतना लग रहा है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया म्यूचुअल फोर्स का मतलब, ये म्यूचुअल फोर्स का मतलब। प्रॉपर्टीज भी आप देख लिए। अब देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म के लिए आपको बता दूं, हमारी वेक्टर वाली अगर ये बताते समय कुछ आपको दिक्कत होगी तो आप इसका वीडियो 2 देखना, ठीक है, जिसमें यूनिट वेक्टर वगैरह बताया हूं मैं। फिर अभी जब न्यूमेरिकल्स आएगा इसमें तो वेक्टर का तीसरा वीडियो हमारा देख लेना। मतलब दूसरी और तीसरी वीडियो हमारी वेक्टर वाली बहुत काम की है, अगर कहीं इस टॉपिक में आपको नॉन क्लैरिटी की बात आती है। आई बात समझ में। तो चलो वेक्टर फॉर्म देखते हैं, इसका कैसा फॉर्म देखते हैं, वेक्टर फॉर्म देखते हैं। देखो भाई ये m1 है, ये m2 है ना, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, नोटेशन दीजिए कुछ। इसको कर दिया फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FAB लिख लीजिए। FAB क्या है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, और FBA फोर्स ऑन B ड्यू टू A। एक लिख दूं, दूसरा आप जान जाओगे, ऑन A ड्यू टू B। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया।
F इज इक्वल टू क्या लिख दिए आप, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ एफ ए बी लिखिए, बहुत बढ़िया, एफ ए बी लिख दिए। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। एफ ए बी का डायरेक्शन क्या बेटा लोग, ए टू बी है, ए टू बी है। तो इसे डायरेक्शन देने के लिए आप क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर आर ए बी। क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर आर ए बी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये छोटी सी बात है, अगर दिक्कत होगी तो आप वही वीडियो, हमारी दूसरी वीडियो देख लेना यूनिट वेक्टर वाली। क्लियर हो गई बात, ठीक। लेकिन जैसे ही आप इसको वेक्टर बनाए, यहाँ वेक्टर आपको लगाना है। क्लियर। अगला स्टेप, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर। ये तो ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ही है। ये किसकी जगह लिख दिए पूरी चीज, स्क्रीनशॉट लो बेटा लोग। 4 3 2 1। ये क्या चल रहा है भाई, एफ ए बी। अब देखो यहाँ बड़ी ध्यान देने की चीज है, ये आर ए बी क्या मैग्नीट्यूड है ना, ए और बी के बीच की दूरी, और ये भी आर वही है, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो अगले स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा भाई, ये फिगर नहीं रब करना है, ये रब हो गया तो काम गड़बड़। तो ये देखिए एफ ए बी इज इक्वल टू जी m1 m2। अब इसे मैं आर क्यूब लिख दूं भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये क्या बना, आर ए बी। क्लियर। तो एफ ए बी आ गया, क्या आ गया, एफ ए बी आ गया। अब देखते हैं एफ बी ए क्या होता है। एफ बी ए क्या होता है, हिम्मत करो खुद से लिखने का, हिम्मत करो। एफ बी ए जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ बी ए का डायरेक्शन बच्चों कहाँ से कहाँ तक है, बी से ए की तरफ है, तो यूनिट वेक्टर बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया सर, फिर वही मामला कीजिए, m1 m2 आर बी ए अपॉन आर बी ए अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ गई, बात समझ में। बस अगले स्टेप में क्या कर देंगे आप, जी m1 m2, ये आर क्यूब हो गया, और ये क्या हो गया, आर बी ए। और इधर क्या है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, पूरा बोर्ड आपके सामने रहे। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब इन दोनों चीजों को ध्यान से देखो, केवल यही अलग है बेटा लोग। आरएचएस में क्या अलग है, यही अलग है। आर ए बी वेक्टर और आर बी ए वेक्टर में क्या रिलेशन है, क्या वेक्टर पढ़े सर जी, ये पढ़ा हूं वेक्टर। आर ए बी इज इक्वल टू माइनस आर बी ए। मैं पूछा क्यों, सर जी फिगर आप तो रब कर दिए बेटा, आपकी कॉपी में मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर बराबर है बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर बराबर ही है। डिस्टेंस अलग अलग है, आर ए बी इधर गया है वेक्टर और आर बी ए इधर आया है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, माइनस लग गया। अगर ये आप जान गए तो ओके सर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे क्या प्रूव कर दिए, पहले तो आप ये बता दिए कि इस फोर्स का नेचर क्या हो गया, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो म्यूचुअल फोर्स वाली जो बात थी आप वो वेक्टर मेथड से प्रूव कर दिए। नहीं सर, आप तो कहे थे कि लॉ का वेक्टर फॉर्म, बेटा इतना लिख दोगे वो भी वेक्टर फॉर्म है, एफ ए बी लिख दोगे ये भी वेक्टर फॉर्म है। ये क्या प्रूव कर दिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। क्लियर, F1 इज इक्वल टू माइनस F2।
वो उस पर लगाया, दूसरा उस पर उतना अपोजिट डायरेक्शन लगाया। आगे बात समझ में? तो अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करते हैं शुरू न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के लिए फिर वही बात बेटा लोग, किसकी जानकारी जरूरी है इसके लिए? आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्लियर, वेक्टर एडिशन की जरूरत पड़ेगी, सब जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में? तो पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं, एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन से, ठीक है, 9th वाले से नहीं। मैं यहाँ 4 kg रखा और यहाँ रखा 1 kg, यहाँ रखा मैं 1 kg, इनके बीच में दूरी कह दिया 2 मीटर, और यहाँ पे कहीं रखा मैं 1 मीटर पे, बीच में रखूं, बेसिक कहाँ तो बेसिक ही लूंगा, 1 मीटर पे, 1 मीटर पे लिखते चलो क्वेश्चन। 1 मीटर पे एक मास रखा मैं 2 kg का, लिख लो 2 kg। 4 kg लैंग्वेज में दिया रहेगा, 4 kg एंड 1 kg masses are placed at 2 meter separation, at 2 meter separation, just in between a third mass 2 kg is placed, just in between a 2 kg mass is placed, find gravitational force acting on 2 kg। लिख लिए, find gravitational force acting on 2 kg। देखो बेटा दोबारा फिगर बनाता हूं, आंसर वाला फिगर, 4 kg 1 kg बना दिए, यहाँ रखे 2 kg। थोड़ा एक काम करो, इसका नाम ए बी रखो, काम आसान हो जाएगा। ए बी मासेस है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ऑलराइट। फोर्स पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल लिख दूं, नोटेशन वगैरह से फेमिलियर हो जाओ आप। फोर्स ऑन 2 kg बाई ए, बाई ए, ए ने 2 kg पे कितना फोर्स लगाया? क्या करेगा भाई? ये 4 kg वाला 2 kg को क्या करेगा? खींचेगा। क्यों खींचेगा? बड़ा इसलिए? नहीं, नहीं सर जी, कोई भी छोटा बड़ा दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हो? बेटा मुझे फोर्स किस पे निकालना है? 2 kg पे निकाल, 2 kg वाला भी इसको खींचेगा, नो डाउट, लेकिन हमें वो नहीं करना है। क्वेश्चन वो नहीं कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्स ऑन 2 kg। तो 2 kg पे ये फोर्स लगाया इधर, ध्यान देना, 2 क्वेश्चन समझ जाओगे फिर राजा बन जाओगे। एफ ए इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस 1 स्क्वायर, तो 8g हो गया। ये क्या हो गया? 8g। ठीक है सर जी, 8g सर जी। 2 kg पे और कौन फोर्स लगा रहा है? ये भी खींचेगा, इसका नाम FB कह दिए। क्या कह दिए? FB कह दिए। अब कहीं देखो वेक्टर सेक्टर मत लगाना, फंस जाओगे वेक्टर के चक्कर में। FB g इंटू क्या है? m1 m2 2 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो क्या हो गया? 2g हो गया। अलग से बता दूं भाई, मेरे 8g इधर लग रहा है जो कि क्या है? FA है, और 2g इधर लग रहा है जो कि क्या है? FB है। अब इतनी वेक्टर की जानकारी आपको चाहिए। जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं तो नेट क्या हो जाता है? बड़ा माइनस छोटा, a माइनस बी, ए प्लस बी पढ़ लेना पैरेललोग्राम में, ठीक है। सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगते हैं, रिजल्टेंट a प्लस बी हो जाएगा। अपोजिट लगते हैं तो a माइनस बी हो जाएगा। तो 8g माइनस 2g इज इक्वल टू 6g। किसकी तरफ जाएगा? बड़े फोर्स की तरफ, बड़े फोर्स की तरफ लगेगा। सब पढ़ाया हूँ वीडियो में। 6g किसकी तरफ? टुवर्ड्स, ये नहीं लिखे आधा नंबर गया, टुवर्ड्स किसकी तरफ? 4 kg की तरफ। इधर लगाना, टुवर्ड्स 4 kg, बड़े वाले फोर्स की तरफ होगा। भाई किसी चीज को दो लोग खींचे, एक 8 न्यूटन से इधर, 6 न्यूटन से इधर, तुम किधर जाओगे? तुम 8 न्यूटन की तरफ जाओगे, बड़े वाले की तरफ। अब जी की वैल्यू आपको मालूम ही है, जी की वैल्यू आप रख दो, जी की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया आपका। जी की वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया ना, बहुत बढ़िया। 6.67 न्यूटन के पावर माइनस 11 रख दिए आप। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन है, न्यूटन आ गया, आंसर आ गया। तो बेसिक क्वेश्चन था ये,
बेसिक क्वेश्चन था, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बात आगे बढ़े। क्लियर? कह दो सर जी अब तो कर लूंगा। नहीं बेटा, इतने जल्दी नहीं, फिजिक्स है। इसी टाइप पे बेस्ड और करता हूँ। लैंग्वेज नहीं लिखा, लैंग्वेज लिखाने में टाइम लगता है। 4 kg, 9 kg, 2 मीटर लिखिए, इतना फिगर बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। Between these two masses, where should a third mass is placed, so that where should a third mass 1 kg कह दो, where should a third mass 1 kg is placed, so that this is in equilibrium. Where should a third mass between them is placed? समझ गए? इनके बीच तीसरा मास 1 kg वाला कहाँ रखा जाए कि वो किसमें हो? इक्विलिब्रियम में हो। वो किसमें हो? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा लोग उस पर नेट फोर्स 0 लगे। तो मान लिया कहीं रख दिया गया, x पे रख दिया गया, यहां से x पे रख दिया गया, तो ये क्या हो गया? पूरा दूरी 2 था। लेट इट इज प्लेस्ड एट x कितना kg? 1 kg। चलो भाई फिर वही कार्यक्रम करते हैं। इसको आप A पॉइंट लिखे, इसको B पॉइंट लिखे ना। चलो ये इस पे लगाएगा फोर्स Fa कितना? Gm1m2 4 × 1/x²। तो ये हो गया आपका 4G/x²। 4G/x² हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। 9 kg will also act force on it। FB कर दो कितना? G 9 × 1/2 - x²। तो क्या आ गया? 9G/। दोनों फोर्स किधर किधर लग रहे हैं भाई? FA इधर लग रहा है, FB इधर लग रहा है। क्वेश्चन याद है कि भूल गए? वेयर शुड a 1 kg mass placed so that it is in equilibrium? ये पूछा गया था, कहाँ रखा जाए, मतलब x पूछा गया। इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे नेट फोर्स 0 कब होगा? मुझे कोई इधर खींच रहा है भैया, मेरे ऊपर कोई फोर्स कब नहीं लगेगा? जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। FA = FB। FA FB की वैल्यू रख दो बेटा लोग, समझदार हो। 4G/x² = 9G/। बोलिए भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं? जी कटा। देखो डेटा ऐसा है कि कायदे से आप देखो तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2/x = 3/2 - x। देख लिए, अंडर रूट डायरेक्ट हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। 4 3 2 1 स्क्रीनशॉट हो गया आपका। बहुत सही। आइए कार्यक्रम आगे बढ़े। क्वेश्चन आया समझ में ना? हाँ सर जी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कर रहा हूं सर जी। 3x = 4 - 2x, ये इधर आ गया। 5x = 4। तो x चेक कर लो भाई, ये 3 और 2 मिलके 5 हो गया, तो 4/5 मीटर। कहाँ से?
एक्स कहाँ से नापे थे, इधर वाले मास से। क्या था इधर वाला मास, शायद 4 kg था, ये जरूर लिखना। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम 4 kg मास, फ्रॉम 4 kg। लिख लिए बेटा लोग, बोलो भाई, लिख लिए बढ़िया से। चलो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग, ज़्यादा अलग नहीं करेंगे, थोड़ा सा अलग। ये देखिए, ये रख दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के उस पर रख दिए, सब कॉर्नर्स पे रख दिए। चलो भाई 2-2 kg का ले लिए, क्या ले लिए, 2-2 kg का ले लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दिया 1 मीटर है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करना भाई, 1 मीटर। नेट फोर्स ऑन 2 kg, नेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अंडरस्टूड है, ऑन एनी ऑफ 2 kg मास, on any of 2 kg mass, on any of 2 kg mass। चलो भाई किसी पे लगा लो, इसी पे लगा लो भाई, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो। इसको कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ए क्या करेगा, इसको खींचेगा, इसी पे निकाल रहे हैं फोर्स, इसी पे निकाल रहे हैं फोर्स। चलिए भाई नाम दीजिए, इसका नाम एफ ए, ये एफ बी। ठीक, स्टेप वाइज काम कीजिए। एफ ए की वैल्यू क्या हुई सर, जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, जी लिख दिया, m1m2 2 इंटू 2 अपॉन 1 स्क्वायर कर दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया। एफ बी भी लिख दो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ। एफ बी इज इक्वल टू जी इंटू m1m2 2 इंटू 2 अपॉन 1 का स्क्वायर। दोनों बराबर हो गए ना, दोनों एफ ए और बी क्या हो गए, ये तो कैंसिल नहीं होंगे ना भाई, इसलिए ऐसा डेटा लिया कि सब कैंसिल करने के पीछे मत छूट जाओ। नहीं, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये इधर होता है या दूसरा वाला इधर होता है। ये एंगल कितना सर नहीं मालूम, मालूम बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है तो 60 डिग्री। फिर वही वीडियो 3 देखिए मेरी, फिर वेक्टर की वीडियो 3 देखिए, जिसमें पैरेललोग्राम का प्रूफ कराया हूँ और पैरेललोग्राम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराया हूँ। पैरेललोग्राम का क्या होता है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना, वही सब तो कर रहे हैं हम लोग। जब तक फिजिक्स पढ़ोगे जिंदगी भर काम आएगा। और याद रखना हमारा वीडियो नंबर 3 वेक्टर का, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 FA FB कॉस थीटा। बोलो भाई सही है, हाँ सर जी सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, क्यों रायता फैलाओगे, एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है ना, लिख लो 2FA स्क्वायर, वैल्यू वैल्यू बाद में पुट करते हैं, प्लस 2FA FB बराबर ही हैं, तो 2FA स्क्वायर हो गया। बोलो भाई कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू सबको मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो मैं क्या करूं मेरे भाई, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी भूल गए, मत भूलो, √3/2। तो साइन कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ये सब तो याद रखो भाई। बोलो साइन 30 और कॉस 60 बराबर, साइन 30 और कॉस 60 बराबर। तो ये क्या हो गया, √3FA स्क्वायर, √3FA² हो गया। चलिए भाई 3 लिख दिए यहाँ, FA √3 हो गया ना, बाद में लिखेंगे नहीं तो गलती हो जाता है, एग्जाम समझ नहीं पाता है अंडर रूट किस पे लग रहा है। बस अब FA की वैल्यू रख दो आप, 2 दूना 4, तो 4G, हाँ भाई 4G नहीं 5G का जमाना आ गया तो 6G आ जाएगा, ठीक है। 4G √3। सर जी जी की वैल्यू लिख देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं बेटा आधा नंबर फिर गंवाओगे, डायरेक्शन तो लिखे नहीं, डायरेक्शन तो लिखे नहीं। दो वेक्टर्स बराबर बराबर हैं, दो वेक्टर्स कैसे हैं, बराबर बराबर हैं, तो इनके बीच की एंगल कैसे आएगी, कितना, ठीक बीच में जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना, एट 30 डिग्री बिटवीन देम। कहो तो सर
अगर ये बराबर नहीं होते तो वीडियो नंबर 3 tan अल्फा, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फार्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। उससे निकाल ए वेक्टर ए होगा, ए वेक्टर बी होगा, थीटा इनके बीच का एंगल होगा। tan अल्फा क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। आगे बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दूं थोड़ा, एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो इस पे, ठीक है। ये देखो, बड़ा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, चिंता नहीं करना। सर जी यहाँ रख दिया गया है, कहाँ रखा गया है, मासेस कहाँ रखे गए हैं। चलो भाई 2 kg ले लें, 2 kg ले लें, 2 kg ले लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, इसे क्या कहते हो, इसे क्या कहते हो सर जी? इक्विलेटरल है, कुछ भी नाम दे दो, इन सेंटर दे दो, ऑर्थो सेंटर दे दो, सब कह दो, सेंट्रॉयड कह दो। यहाँ पे 1 kg रखा गया है। कितना रखा गया? 1 kg फोर्स ऑन 1 kg, फोर्स ऑन 1 kg। साइड कुछ ले लो, 2 मीटर ले लो, 1 मीटर ले लो, कुछ भी ले लो, सब पे हो जाएगा कैलकुलेशन। 2 मीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, side 2 meter, if a mass 1 kg is placed as centroid of the circle of the triangle, okay, find force on this 1 kg। ठीक, दूसरा फिगर बना दो। लो भाई दूसरा फिगर बना दिया। क्या आधा छोटी सी चीज का नाम दे दो, कुछ नाम दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो। अब थोड़ा क्लियर फिगर बना रहा। ये 1 kg क्या है बेटा लोग? 1 kg बना रहे हो साथ के साथ। 1 kg को ये खींचा कि नहीं खींचा? खींचा। क्या नाम दिए? FA दिए। क्या नाम दिए? FA दिए। B खींचा कि नहीं खींचा? सब पे 2-2 kg रखे हैं। ये क्या नाम दिए? FB दिए। ये खींचा कि नहीं खींचा? क्या नाम दिए? FC दिए। ठीक, और क्लियर फिगर बनाओ, और मतलब वाला। हाँ सर जी बना दो, हाँ देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये देखो, FA, FB, FC, कितना एंगल भाई मेरे? ये 60 था तो ये 30 हुआ, ये 30 हुआ। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, 30 30 60 तो कितना बचा? 120, 120, 120। तो ये फोर्सेस कैसे वेक्टर्स हो गए? कैसे फोर्सेस हो गए? साइक्लिक वेक्टर्स हो गए। कैसे वेक्टर हो गए? साइक्लिक वेक्टर। और साइक्लिक वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? 0। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस 1 kg विल बी 0। ये सब साइक्लिक वेक्टर है। अब रायता फैला के लिखना हो तो इसके कंपोनेंट निकालो, दुनिया भर का एक पेज में होगा, गलत कर दोगे। तो ये वेक्टर्स कैसे हैं? 120 पे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, तो कैसे वेक्टर हैं वो? साइक्लिक वेक्टर हैं। उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक, एक और कर लो। क्लियर? एक स्क्वायर बनाओ आप लोग, मेरा वेट मत करो। एक स्क्वायर बनाओ भाई, एक स्क्वायर बना दिए आप, स्क्वायर बना दिए। 2 मीटर रख दो, डिस्टेंस इसका सब 2 मीटर साइड कर दो, इसका 2 मीटर साइड कर दो मेरे बच्चों। 1 kg रख दो, कुछ भी रख दो भाई, 1 kg रख दो। ठीक, 1 kg, 1 kg यहाँ निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ निकालना है फोर्स। इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन कुछ गैप करके। इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स पे 2 kg रख दिए। क्या रख दिए? 2 kg। फोर्स ऑन 2 kg क्या फाइंड करना है? फोर्स ऑन 2 kg। नाम दे दो, ए नाम दो, बी नाम दीजिए, सी नाम दीजिए, डी नाम दीजिए। नाम दे दिए ABCD। चलो भाई, किस पे फोर्स निकालना है? 2 kg पे। ये खींचा इसको कि नहीं खींचा? खींचा। क्या नाम दिए? FA दिए, FA दिए। ये खींचा कि नहीं खींचा? ये खींचा। क्या नाम दिए? FC दिए। अब तो बहुत ट्रेंड हो गए, 3-4 क्वेश्चन करा चुके।
एफ ए और एफ सी बराबर होंगे कि नहीं? सर जी रुकिए, तेज मत भगिए। एफ ए निकालोगे तो M1 M2 क्या क्या रखोगे? 1 और 2 रखोगे, और डिस्टेंस ये होगा सेट रखो दिमाग में। एफ सी निकालोगे तो क्या लिखोगे? M1 M2 ये रखोगे, 2 kg 1 kg रखोगे, डिस्टेंस वही रहेगा, दोनों के मासेस का प्रोडक्ट और दोनों का डिस्टेंस बराबर है कि नहीं भाई? बोलो मेरे भाई, बोलोगे नहीं कुछ? सर जी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ऑफलाइन थोड़ी पढ़ा रहे हो। ठीक है, इसको नाम m दे दूं, AM इज इक्वल टू CM। हाँ CM भी है भाई, सब बराबर है कि नहीं? DM भी है, बहुत से DM भी है, हाँ, और BM भी है, BM पता नहीं क्या। ये सब बराबर है कि नहीं? सब बराबर है। ये इसको कैंसिल किया कि नहीं किया? सर जी लिखेंगे से जरा बता दो बेटा। हाँ ये बहुत बात है, बढ़िया। एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी, ऐसे लिख देना, तो ये कैंसिल हो गया, ये एफ यहाँ 0 हो गया। सर जी और क्या लिखें बेटा? इसको क्या लिखोगे? एफ डी लिखोगे, और इसको एफ बी लिखोगे। एफ डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ बी वैक्टर F0, तो टोटल क्या बन गया? 0 बन गया। अब समझ, अगली वाली वीडियो में क्या करूँगा, इन मासेस को अलग अलग रखूँगा, 1 kg 2 kg 3 kg करके रखूँगा, तब थोड़ा सा काम बढ़िया होगा। अभी इतने की आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसका नाम दूंगा मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल, स्पेशल न्यूमेरिकल इसमें भी कर रहा हूँ, लेकिन उसका नाम दे दूंगा न्यूमेरिकल 2 या कुछ ऐसे नाम दे दूंगा, आप जान जाओगे। बात आगे समझ में? तो बस ठीक है, जुटे रहो आप लोग, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बार कहता हूँ बार बार कि वीडियो बना तो रहा हूँ मैं, लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी वीडियो बनाने वालों की, हम जैसे लोगों की। आगे बात समझ में? चलिए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।